इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वो कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड जैसे 124 देशों में वांटेड घोषित हो चुके हैं। ये सभी देश आईसीसी के सिग्नेटरी हैं। आईसीसी के कानून के मुताबिक जो भी देश आईसीसी के सदस्य बनते हैं उनके लिए कोर्ट के वारंट के मुताबिक अपराधी बताए गए शख्स की गिरफ्तारी करनी लाजमी होती है। आईसीसी ने नेतन्याहू के साथ इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गलांत और हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी ये वारंट जारी किया है। इजरायली नेताओं के अरेस्ट वारंट से अमेरिका खफा है। जो बाइडन इसकी निंदा कर रहे हैं। नेतन्याहू इसे एंटी सेमेटिक बता रहे हैं, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत से लिया गया फैसला। आईसीसी ने फैसले में कहा है कि नेतन्याहू ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम किया है, यानी मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आईसीसी के 124 सिग्नेटरी देशों में उनकी यात्राएं जरूर प्रभावित होंगी, क्योंकि नेतन्याहू से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर आईसीसी के सिग्नेटरी देशों में जाने से वो बच रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया, आईसीसी कैसे काम करता है और इस अरेस्ट वारंट का गाजा में चल रही जंग पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा आईसीसी के अरेस्ट वारंट की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and iTel. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पर इससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप आईसीसी का इतिहास और उसके काम करने का तरीका समझना चाहते हैं तो दुनियादारी का पुराना एपिसोड देख सकते हैं। उसमें हमने आईसीसी पर विस्तार से चर्चा की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा फोकस हालिया मुद्दे पर होगा। अब दुनियादारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिलिस्तीन में घटी मानवाधिकार उल्लंघन की 2 असली कहानी सुनाते हैं। पहली घटना है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक की। 29 नवंबर 2023 की दोपहर इजरायल सेना जेनिन रिफ्यूजी कैंप एक मिलिट्री ऑपरेशन करके लौट रही थी। इजरायली सेना के काफिले में 6 गाड़ियां थीं। रास्ते से जाते हुए ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक की एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी इजरायली सेना की गाड़ियां रुकती हैं। उसमें से एक सैनिक निकलता है और वहां मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देता है। कुल 11 गोली चलती हैं। एक गोली 8 साल के आदम के सिर पर और 2 गोलियां 15 साल के बेसल के सीने पर लगती हैं। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। ये पूरा मंजर वहां मौजूद तीसरा बच्चा फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है। जब वीडियो मीडिया के हाथ लगता है तो बवाल मच जाता है। इजराइल से सवाल पूछे जाते हैं। फिर बीबीसी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जाकर इस पर एक तफसील रिपोर्ट निकालता है। वो 2023 में इजरायली सेना के हाथों मारे गए 112 बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट खंगालता है। इसमें पता चलता है कि 98% ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर के ऊपरी हिस्सों में चोट है या उन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से में ही गोली मारी गई है। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर मामलों में इजरायली सेना ने बच्चों को मारने के उद्देश्य से ही गोली चलाई है, न कि घायल करने के लिए। ये थी पहली कहानी। अब एक कहानी फिलिस्तीन के दूसरे प्रांत गाजा की सुनते हैं। तारीख थी 29 जनवरी 2024। गाजा में जंग शुरू हुए 3 महीने बीत चुके थे। इजरायली सेना लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह रही थी। ऐसा ही एक परिवार एक कार में गाजा के दूसरे सुरक्षित इलाके की तरफ बढ़ रहा था। इसमें परिवार के 6 सदस्य और एक 6 साल की छोटी बच्ची मौजूद थी। जिस रास्ते से ये कार जा रही थी उसे भी इजराइल ने सेफ रास्ता बताया था। बीच रास्ते में ही इजरायली सेना ने उस कार पर हमला कर दिया, गोलियां चलाईं। हमले में 6 साल की छोटी बच्ची रजब हिंद को छोड़कर सब मारे गए। उस छोटी बच्ची ने फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS से संपर्क किया, उन्हें फ़ोन मिलाया। फिलिस्तीन में बच्चों को आमतौर पर ऐसी स्थिति से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक बचाने वाले लोग वहां पहुंचते तब तक इजरायली सैनिकों ने 6 साल की रजब हिंद पर भी गोलियां चला दी थीं। इसमें उसकी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि इस घटना के समय उसके सैनिक वहां मौजूद ही नहीं थे, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर और स्वतंत्र जांच में साफ हो गया कि इजरायली सैनिकों ने ही ये हत्या की थी।
इन दोनों हत्याकांड को यूएन के अधिकारी और कई मानवाधिकार संगठनों ने वॉर क्राइम के कैटेगरी में रखा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्राइम का अपराधी बता दिया है। आइए अब आईसीसी के अरेस्ट वारंट पर चर्चा कर लेते हैं। आईसीसी ने यह अरेस्ट वारंट मार्च 2021 से शुरू हुई जांच के बाद जारी किया है, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले भी ऐसी ही एक कोशिश शुरू हुई थी जो इजरायली दबाव से बंद हो गई थी। 13 जून 2014 को आईसीसी की तत्कालीन प्रोसिक्यूटर फातू बेनसुदा ने जांच की शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद इजरायल और उसकी खुफिया एजेंसियों ने आईसीसी के अधिकारियों की निगरानी शुरू की। बाद में जांच बाधित हुई और आगे नहीं बढ़ सकी। मार्च 2021 में ये जांच फिर शुरू हुई। ये जांच होते होते 7 अक्टूबर 2023 आ गया। इजरायल की गाजा में जंग शुरू हुई। इससे इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ा। नवंबर 2023 में बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस, जिबूती, साउथ अफ्रीका और फिर जनवरी 2024 में चिली और मैक्सिको आईसीसी पहुंचे। बोले आपको इजरायल के खिलाफ जांच तेज करनी चाहिए। गाजा में उसके वॉर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। इस शिकायत के बाद आईसीसी की जांच और तेज हुई। इस बीच आरोप ये भी लगे कि इजरायल अमेरिका और दूसरे सहयोगियों की मदद से आईसीसी पर दबाव बना रहा है। इसी प्रोसेस के दौरान इस मामले से जुड़ी एक जज को छुट्टी पर भी भेज दिया गया। फिर 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में चुनाव हुए। ट्रंप ने इसमें जीत हासिल की। बाइडेन, जो शुरुआत से नेतन्याहू को जंग में भरपूर समर्थन दे रहे थे, उनकी रुखसती का समय आने लगा। फिर 21 नवंबर को आईसीसी ने ऐलान कर दिया कि नेतन्याहू, इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गलांत और हमास के कमांडर मोहम्मद दाएफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। कई लोगों ने बाइडेन की हार और इस अरेस्ट वारंट को जोड़कर देखा। हमने बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा, क्या बाइडेन ने हार के बाद आईसीसी पर दबाव कम किया है? क्या ये भी नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की एक वजह बनी है? देखिए, जहां तक आईसीसी का मामला है, उसमें अमेरिका का रोल बहुत कम है। आईसीसी जब बना था रोम स्टैच्यू के तहत, उसमें उसको 124 देशों ने रेटिफाई किया है, दस्तखत किए हैं, उसके मेंबर बने हैं। उसमें अमेरिका नहीं है। अमेरिका की तरफ से राजनीतिक लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे दबाव जरूर बनता है क्रिटिसिज्म के तौर पे, लेकिन आईसीसी की जो फंक्शनिंग है उसमें उस दबाव का बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाता है। मुझे ये लगता है कि बाइडेन के हारने की वजह से आईसीसी की तरफ से जो अरेस्ट वारंट निकला है, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच। आईसीसी ये वाला केस, देखिए, फिलिस्तीन एक देश नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन आईसीसी का मेंबर है और आईसीसी में वही केस दायर किए जा सकते हैं जो आईसीसी का कोई मेंबर स्टेट लेकर जाए। तो पैलेस्टाइन की तरफ से इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ केसेस तकरीबन पिछले 12 या 13 सालों से चल रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश, बोलीविया, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने भी रिकमेंडेशन किया और उनकी कंप्लेन को पैलेस्टाइन की कंप्लेन के साथ ही जोड़ दिया गया है। अब जाकर जो अरेस्ट वारंट निकला है 3 लोगों के खिलाफ, उसमें बाइडेन के हारने का बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसमें रोल ये है कि जो लॉयर्स वहां पे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स की पूरी तफ्तीश के बाद जो जजेस ने अरेस्ट वारंट निकालने का प्रोसेस किया, उसमें लगना ही था तकरीबन 1.5 साल का वक्त। तो वो अपने अपने पूरे समय के हिसाब से चला है। ये जरूर कोइंसिडेंट दिखता है कि बाइडेन हारे हैं, ट्रंप के आने में वक्त है और इस वक्त अरेस्ट वारंट निकला है, लेकिन डायरेक्ट उसमें कोई रोल नहीं है बाइडेन के हारने का। इजराइल तो आईसीसी का सदस्य नहीं है, फिर वो कैसे इस जांच के दायरे में आया? ये जांच फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगह हुए अपराधों के खिलाफ हुई है। फिलिस्तीन आईसीसी का सदस्य है। 2015 में उसने अपने यहाँ इसके नियमों को लागू किया था, इसलिए फिलिस्तीन में हुए युद्ध अपराध आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब जानिए आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी करते हुए क्या कहा। आईसीसी बोला, नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री ने आम शहरी और लड़ाकों के बीच फर्क नहीं किया, सब पर हमले किए। इजराइल की सरकार की तरफ से मेडिकल सहायता जानबूझकर रोकी गई। इससे गाजा में मेडिकल संकट पैदा हुआ। एनेस्थेटिक्स दवाई जानबूझकर रोकी गई। इससे घायलों को बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन किए गए। इजराइल ने गाजा में खाने पीने का सामान आने पर भी पाबंदी लगाई। इस वजह से गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हुए। गाजा के लोगों को उनकी फिलिस्तीनी पहचान की वजह से टारगेट किया गया। आईसीसी ने दोनों इजरायली नेताओं को हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों का दोषी पाया। दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्शन दिए? इजराइल ने निंदा की, इस फैसले को एंटी सेमेटिक बताया। हमास ने फैसले का स्वागत किया।
मोहम्मद दाइफ के अरेस्ट वारंट का जिक्र नहीं किया। ईरान और तुर्की ने भी फैसले को सही बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों का पालन करेगा। यूरोपीय यूनियन ने कहा, ये वारंट राजनीतिक नहीं है, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। फ्रांस ने कहा, यह फैसला आईसीसी के नियम के अनुरूप है। जर्मनी बोला, हम फैसले की बारीकी से जांच करेंगे। इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन ने फैसले का स्वागत किया। बोले, हम आईसीसी का समर्थन करते हैं। अमेरिका समेत हंगरी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया ने फैसले का स्वागत किया। अरेस्ट वारंट का असर क्या होगा? नंबर 1, इजराइल दावा करता है कि उसने गाजा पर हमला आत्मरक्षा में किया है। नेतन्याहू इस हमले का चेहरा है। इससे इजराइल के मिलिट्री कैंपेन की वैधता खतरे में पड़ेगी। इंटरनेशनल सपोर्ट कम होगा। नंबर 2, अभी तक किसी भी पश्चिमी देश या उसके सहयोगी देशों ने नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया है। नेतन्याहू इस लिस्ट में पहले हैं। पश्चिमी देश खुद को इंटरनेशनल लॉ और मानवाधिकारों का झंडा बरदार बताते हैं। उनके लिए नेतन्याहू को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, यूरोप के कई देश इजराइल का सपोर्ट करते हैं। उनमें से कई आईसीसी के सदस्य हैं। अगर नेतन्याहू उन देशों के दौरे पर गए तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 4, रूस ने पश्चिमी देशों पर डबल स्टैंडर्ड बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुतिन के मामले में बढ़ चढ़कर आईसीसी का समर्थन किया था, लेकिन इजराइल के मामले में अमेरिका और कुछ मुल्क उल्टा रिएक्शन देते दिख रहे हैं। नंबर 5, इसके बाद इजराइल में नेतन्याहू की छवि बुरी तरह प्रभावित होने वाली है। जनता युद्ध अपराध के आरोपी को अपना नेता मानने से हिचकेगी। यह अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर की आखिरी कील साबित हो सकता है। हमने प्रोफेसर मुश्ताक से पूछा, क्या इससे नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर प्रभावित होगा और क्या जंग में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में कमी आएगी? देखिए, इजराइल में जितने भी अलग अलग आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो राइट विंग हो, नेशनलिस्ट हो, लेफ्ट विंग हो, लेबर हो, उन सब में एक चीज के ऊपर काफी सहमति है। वो है यूनाइटेड नेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्रिटिसिज्म, खासकर जब उस तरह के संगठन इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। ये हमने राइट विंग में भी देखा है, ये हमने लेफ्ट विंग में भी देखा है। और इजराइल की आम जनता के बीच बहुत सारे ओपिनियन पोल्स भी हुए हैं जहां यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र हो या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई बाकी संगठनों की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है इजराइल के अंदर। आईसीसी की तरफ से जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, उससे इजराइल के अंदर नेतन्याहू ये बार बार कह सकते हैं कि देखिए कैसे मैंने बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या मेरी इमेज बनती है या क्या रिएक्शन होता है, और मैंने अपने देश के भले के लिए काम किया है। लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सके, क्योंकि एक तो योआव गलांट के खिलाफ भी वैसा ही अरेस्ट वारंट निकला है जो कि उनकी पार्टी के नहीं है, वो राइट विंग भी नहीं है। और ओवरऑल इजराइल में इस बात को लेकर सहमति है कि हम संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर होता है कि संयुक्त राष्ट्र की जब जब जनरल असेंबली होती है तो वहां इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कोशिश करी है कि उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी बातों को आगे रखा जाए, ईरान को क्रिटिसाइज किया जाए, फिलिस्तीनियों को काउंटर किया जाए, अपनी पॉलिटिक्स को रखा जाए। लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। अंतरराष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए तो इजराइल की डिपेंडेंस अमेरिका पर बहुत ज्यादा है, संयुक्त राष्ट्र पर ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इस अरेस्ट वारंट का दोनों नेतन्याहू और योआव गलांट एक तरह से अपने 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 स्टेचर को और बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं कि देखिए कैसे हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन हमने वो किया जो हमारे देश के लिए जरूरी था, लड़ाई के लिए को जीतने के लिए जरूरी था और अपने बंधकों को लाने के लिए जरूरी था। इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा फायदा उनके पॉलिटिकल करियर को नहीं मिलने वाला इसका। हमने प्रोफेसर मुश्ताक से ये भी पूछा कि इस वारंट से नेतन्याहू के गिरफ्तार होने के कितने चांसेस हैं। इसके पहले कितने कुख्यात लोगों की आईसीसी की वजह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इसका सीधा जवाब ये कि मुझे नहीं लगता कोई भी देश नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगा। हमने ये बहुत केसेस में देखा है कि जैसे पुतिन का भी एग्जाम्पल है, या फिर जो सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिनके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, वो सूडान के उमर अल बशीर थे। अब उमर अल बशीर को तो उस लेवल का सपोर्ट हासिल भी नहीं था जितना नेतन्याहू को है। तो अगर किसी देश ने उमर अल बशीर तक को अरेस्ट नहीं किया तो कोई चांस नहीं बनता कि नेतन्याहू को कोई अरेस्ट करेगा।
ये जरूर है आईसीसी के रूल्स में कि जो 124 मेंबर देश हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आईसीसी का अरेस्ट वारंट किसी एक व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया है और वो व्यक्ति उन 124 देशों में से किसी देश को विजिट करता है तो उन्हें अरेस्ट किया जाए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। और इसराइल के किसी लीडर का चाहे वो योआव गलांट ही क्यों ना हो, उनको अरेस्ट करने का पॉलिटिकल जोखिम कोई नहीं उठाएगा। हमने ये भी देखा है कि आईसीसी के इतिहास में जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है वो ज्यादातर 90% से ज्यादा अफ्रीकन देशों के वॉरलॉर्ड्स रहे हैं। वो हेड्स ऑफ स्टेट नहीं रहे हैं और वो ऐसे लोग रहे हैं जिनके पीछे किसी बहुत बड़ी ताकत का समर्थन नहीं रहा है, चाहे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ लीडर्स हों या फिर जैसे एक बहुत ही कुख्यात एक आर्म्ड ग्रुप था कॉन्गो के अंदर ही जिसका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, जिन्होंने चाइल्ड सोल्जर्स को यूज करने के बहुत बहुत ही बुरा एक प्रैक्टिस शुरू करी थी। उनके लीडर्स को जरूर अरेस्ट किया गया है, कुछ को 40-40 साल की जेल भी हुई है, लेकिन इनमें से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहा है। किसी का भी कंपैरिजन हम नेतन्याहू तो क्या योआव गलांट के साथ भी नहीं कर सकते। तो कोई चांस नहीं बनता कि कोई देश नेतन्याहू को, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, उनको अरेस्ट करे। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा, आईसीसी के ऊपर एक ये बहुत बड़ा धब्बा रहा है कि आईसीसी की तरफ से जो छानबीन होती है वहां तक तो ठीक रहता है काम, लेकिन अरेस्ट वारंट को प्रोसिक्यूट करना और उस अरेस्ट वारंट को यूज करके किसी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने वाले शख्सियत को अरेस्ट करने में बहुत पॉलिटिक्स होती है। और जितने भी, जैसे मैं कह रहा था अभी भी, कि जितने भी अरेस्ट हुए हैं वो सब ऐसे लोग रहे हैं जिनके पीछे किसी बड़े देश का हाथ नहीं रहा है। हमने आईसीसी से ज्यादा सक्सेसफुल देखे हैं वो ट्राइब्यूनल्स जिनको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने अलग से बनाया है, जिसमें 2017 तक चलने वाले आईसीटीवाई का नाम सबसे ज्यादा फेमस होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया। 1990 के दशक में जो यूगोस्लाविया में लड़ाई हुई थी जिसमें सर्बिया की तरफ से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था बहुत सारे माइनॉरिटीज को, जिनमें सबसे बड़े बॉस्नियन मुस्लिम्स थे, उनमें जो यूगोस्लाविया के मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके जेल में जरूर डाला गया, जिनमें दो बहुत बड़े नाम आते हैं, रादोगान कराचिक और रातको म्लादिच। बट ये दोनों भी इसीलिए अरेस्ट हो पाए क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रशिया, अमेरिका और चाइना सबका प्रेशर था। ऐसी कोई भी हकीकत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के केस में नहीं दिखती और ऐसा 3 बड़े बड़े देशों का समर्थन इस बात को लेकर नहीं है कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए। तो मुझे लगता नहीं कि ये अरेस्ट वारंट कभी भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अब आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।